पहले से रही है, लेकिन उस क्षमता का इस्तेमाल अगर बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के ग्रोथ के लिए हो, तो बिहार शायद नेशनल ग्रोथ में और नेशनल डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और दरअसल मैं इसी थीम को लेकर इन दिनों विकास यात्रा पर हम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मैक्रो लेवल पर बिहार में गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए और उसके चलते एक उम्मीद का वातावरण बना है। लोगों को ये लगा है कि नहीं, बिहार में भी डेवलपमेंट होगा और बिहार दूसरे प्रकार से जो जाना जाता था, जिसको नाम नहीं लोग बदनाम करते थे, अब वैसी बात नहीं रहेगी। बिहार को भी अच्छे कामों के लिए जाना जाएगा। ये उम्मीद जरूर पैदा हुई है लोगों के मन में। कई इनिशिएटिव लिए गए, पॉलिसी लेवल पर इनिशिएटिव लिए गए, इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव लिए गए। एक पूरे बिहार में वातावरण ठीक किया गया। जो हमारा प्राइमरी, तो चाहे तमिलनाडु का रहने वाला हो या महाराष्ट्र का रहने वाला हो या किसी भी डेवलप्ड इलाके का रहने वाला हो, खासतौर से डेवलप्ड इलाकों में बिहार के बारे में बड़ी चिंता हो रही है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं अभी के इस बातचीत में उन चीज़ों का उल्लेख करके आपका समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के लिए एक नेशनल कंसर्न दिखाई पड़ रहा है। और उसमें जो बदनामी सबसे अधिक होती थी वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बदनामी होती थी। आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना घट जाती थी और बिहार की छवि और बिगड़ती थी। या दरअसल बिहार के बारे में एक आम राय बन गई थी कि बिहार ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सबके मन में ये बात थी कि बिहार को ठीक होना चाहिए, इसलिए नेशनल कंसर्न जैसा वातावरण हमको दिखता था। क्योंकि भारत के संसद में लगातार वर्षों तक रहने का मौका मिला, इस नाते या केंद्र सरकार में रहने के कारण पूरे देश में आते जाते ये बात मेरे कान में जरूर आती थी। जब भी लोग स्थिर होकर बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे, तो ये मुझको दिखाई पड़ता था कि लोग कंसर्न और सबसे अधिक छूटते ही चर्चा जो होती थी वो लॉ एंड ऑर्डर की होती थी। हमारी सरकार बनी तो ये हमारे लिए सबसे चुनौती का प्रश्न था। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जो सहयोगी हैं वे लोग भी जब मुझसे सरकार बनने के बाद मिलने आते थे तो अकेले में अगर किसी एक चीज पर वो चर्चा करते थे तो इस विषय पर चर्चा करते थे कि इसका कुछ होना चाहिए। हम लोगों को बुलाते थे कि आपके डिपार्टमेंट में कैसे काम किया जा सकता है, क्या कहें, और वो हमसे चर्चा करते थे इसकी। तो मैं उनको बराबर कहा करता था कि आप इसकी चिंता छोड़िए और अपने काम में लगिए। और बिहार में होली का समय ऐसा होता है जिसमें काफी खून खराबा होता है। होली के रंग में इतनी घटनाएं घटती रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो नवंबर में हमारी सरकार बनी और मार्च के शुरू में होली का मौसम आ जाता है, 3 महीने के अंदर। लेकिन उसको ये दिखाई पड़ा कि होली आते आते इस कदर थोड़ी शांति आई और होली इतना पीसफुल बीता कि जो कल अरेंजमेंट्स किया और सोचा कि आखिर इसको ठीक कैसे करेंगे और कारण क्या क्या है, इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और लोग सोचने लगे हैं कि साहब इसको रोका नहीं जा सकता। तो फिर 2-3 कदम हम लोगों ने उठाया और उसका परिणाम आया। एक तो सबसे अधिक
आर्म्स लेकर लोग सरेआम घूमते थे और वो पूरे शहर में, बाजार में कहीं भी जा रहे हैं तो जो हथियारों का प्रदर्शन होता था उससे लोगों के मन में एक दहशत का भाव पैदा होता था और वो दिख जाता था कि ऐसे। मेरा अपना तजुर्बा है, मैं रेल मंत्री था देश का और एक पटना में पत्रकार मित्र ने ही उनके घर पर एक सामाजिक उत्सव था, मैं उनके निमंत्रण पर उनके घर से लौट रहा था और मेरी आदत है कि उन दिनों की जो हमारे साथ आरपीएफ की टुकड़ी रहती थी, बिहार पुलिस की टुकड़ी तो रहती नहीं थी, लेकिन आरपीएफ वगैरह के लोग यूं ही रेल मंत्री है तो लगा दिया जाता था। तो मेरी आदत है ठीक है किसी के यहाँ जाए तो वो हूटर कोई न बजाए और अलग हटा देते थे क्योंकि भैया हटिए, अब कोई रास्ता ट्रेवल नहीं करना है, आप कुछ रास्ते की बाधा को दूर कीजिएगा। तो जब लौट रहा था तो अचानक हमने देखा कि गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही। मैं एम्बेसडर के पीछे की सीट पर अकेले था और आगे ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके बाईं तरफ एक जिसको पीएसओ आप कहते हैं वो बैठा हुआ था। बात मेरी समझ में नहीं, इतनी गाड़ी धीमे क्यों चल रही है? तो हमने यूं ही पूछा कि भाई गाड़ी तेज चलाइए। तब तक सामने सड़क पर क्या माजरा है ये मैं नहीं देख पाया, तो शीशा बंद है, फिर भी वो बहुत धीमे स्वर में कह रहा है कि आगे हथियार लेकर रुक जाए। फिर मेरी नजर पड़ी तो वो अंदर की सड़क की लेन कह लीजिए, उसमें इस कोने से लेकर उस कोने तक 6-7 मनचले नौजवान अपने हाथ में बिल्कुल कट्टा देसी रहा होगा, मेरी तो बहुत पहचान है नहीं, देसी है, रिवॉल्वर है, इसका है, बहुत ज्यादा नहीं है मेरा। तो देखा कि वो हाथ में बिल्कुल चमकाते हुए आगे जा रहा और ड्राइवर को ये हिम्मत नहीं है कि अपना हॉर्न बजाए ताकि लोग रास्ता दे। वो देख रहा है कि चलो ये बला टल जाए अपने आप, इन लोगों को जहां जाना है आगे तक जाए, पीछे धीमे धीमे हम चले। ये मुझको लगा कि साहब मुश्किल से 8 बजा होगा, शाम का समय को 8 बजा होगा, 7:30-8 ठीक से याद नहीं है। तो ये दृश्य था। कुछ देर के बाद वही 5-6 लोगों में, और वो ज्यादा दूर नहीं जाना था, वो लेन हार्डली 80 मीटर का रहा होगा, फिर मुख्य सड़क आ जाती है। तो वो 2-3 मिनट में हम लोग पहुंच गए और उन लोगों में से किसी की नजर पड़ी होगी कि पीछे कोई गाड़ी है, तो इतना भर रास्ता शायद मिला और वो निकल गया। तो हमने देखा कि ये डरे सब में रहते। जब सरकार बनी तो एक चीज हम लोगों ने किया कि साहब ये ठीक है, सबसे पहले और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अगर किसी पर मुकदमा है तो कोर्ट में इसका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो सकता है। तो तय हुआ कि आर्म्स एक्ट के जितने पेंडिंग केसेस हैं उनका तो करा दिया जाए। और साहब उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि आर्म्स एक्ट में लोगों को तत्काल सजा मिलने लगी। उसके अंतर्गत जो सेक्शन और फिर बाकी के मुकदमों के बारे में भी एक वातावरण बनाया गया कि भाई सबसे पहले जो सरकारी गवाह है वो समय पर जाए। अब पुलिस ऑफिसर है वो गवाह है कोर्ट में, तो वो एविडेंस के तौर पर हाजिर होना, उस समय पर हाजिर हो। 1 तारीख के लिए तो वैलिड रीजन हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी तारीख में वो हाजिर नहीं होंगे तो उन पर कार्रवाई। यहाँ से शुरू हुई बात, और इसके चलते जो डर से विटनेस बॉक्स पर में जाना नहीं चाहते थे, घर के लोगों की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। ये 3-4-5 महीने के अंदर ऐसी हालत आई कि एसपी को लोग फोन करने लगे कि मेरे भाई का मर्डर हुआ, केस खुलवाइए, 5-6 महीने के अंदर। और तब बिहार में एक जिस तरह से आप लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, तो सब बैठे और ये तय हुआ। हमने उनसे पूछा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, कहाँ कुछ क्या करना। जो कुछ भी उस वर्कशॉप में लोग नतीजे पर पहुंचे वो निर्णय लिया गया और हाईकोर्ट ने इसको मॉनिटर करना शुरू किया। नतीजा है कि आज 30,000
यानी जनवरी 2006 से जनवरी 2009 के बीच में 30,000 प्लस केसेज में कन्विक्शन हुआ। ये कहीं देश में नहीं हो रहा। माफ कीजिए, कोई जितना भी प्रोग्रेसिव स्टेट किसी को मान लीजिए, कितना भी आप सिविलाइज्ड स्टेट किसी को मान लीजिए, किसी भी स्टेट में आजकल सिविल सोसाइटी की बात होती है, वो बड़ा मजबूत है। ये सब चीजों के बाद भी ये किसी स्टेट में नहीं हो रहा। ये किस स्टेट में हो रहा? तो बिहार, जिसके बारे में जिनको जवाबदेही थी गवर्न करने की, वो कह दिए थे कि इसको गवर्न किया ही नहीं जा सकता। तो उस हालत से जब ये काम हो सकता है तो लोगों को उम्मीद जग गई कि जब ये सब कुछ हो सकता है। और आज हमारे यहाँ तो शादी विवाह में देहात में खास करके इतनी गोलियां चलती हैं, ये कोई आपस की गोली नहीं, यूं ही दिखावे के लिए, वो सब बंद हो गई। और अब कुछ तरह से हथियार लेकर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो एक वातावरण बना, जिसको हमने कहा कि इसको लेकर एक वातावरण बना। अब जब हमारी सरकार बनी तो नहीं होता है कि आदमी हर जगह जाता है। तो मेरा भी प्रोग्राम लग गया एसोचैम के द्वारा ऑर्गेनाइज फंक्शन में, तो CII में, तो फिक्की में, तो हम चले गए। वो जो एक रिचुअल होता है NRI कॉन्फ्रेंस जनवरी में, वो तो पिकनिक है, वो कोई इन्वेस्टमेंट का थोड़ी अच्छी बात है। हमारे भारतवंशी बाहर के आते हैं, मिलते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी में उसमें भी गए। और जब हम गए NRI कॉन्फ्रेंस में, पूरा हाइप था बिहार में, ऐसे कि बहुत कुछ वहां से आ जाएगा, ऐसा हाइप हो गया। और उसी समय एक पटना के व्यवसायी परिवार के बच्चे की किडनैपिंग, फिर यानी कुछ दिनों से बंद था, वो अचानक हुआ। तो एक उसको चुनौती के रूप में लिया गया और वो रिकवर हुआ। और एक क्या है प्रचलन था, मैं आपको शेयर करता हूँ, कि जैसे कोई किडनैपिंग हुई तो उसके बाद जब अगर वो बाहर आ गया, पुलिस ने बाहर किया हो या किसी अन्य डील के अंतर्गत वो बाहर आ गया हो, तो उसको एक खास जगह पर प्रेजेंट किया जाता था, ये दिखाने के लिए देखिए हमने इसको रिकवर करवाया। तो उसी तरह से वो बच्चा जब रिकवर हुआ तो DGP ने हमको फोन किया कि सर कब आया, कि क्या है। ये हमको मालूम हो चुका था कि बच्चा रिकवर हो चुका है। तो कहा उसको लाना है। प्रशांत उस लड़के का नाम था। यहाँ क्यों लाया गया? तो कहा सर यही चलन है। मैंने कहा कि आप यहाँ तो नहीं लाएंगे, उसको प्रेजेंट आप भी नहीं करेंगे, DGP भी प्रेजेंट नहीं करेगा कि हम रिकवर किए। वो जो इस काम में, जांच में और इस केस में लगा हुआ है, यानी मैक्सिमम SP रैंक का ऑफिसर उसको मीडिया के सामने प्रेजेंट करेगा कि रिकवर किया। आप नहीं करेंगे इस काम में। और तब से ये काम बंद है। वरना पहले किडनैपिंग का मतलब एक ही आदमी छुड़ा सकता है। कोई किडनैप हुआ और उसको प्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो मैसेज साफ था कि यही छुड़वा सकते थे। और उसके साथ ये भी मैसेज चला जाता था कि तो कुछ इनका भी इसमें रोल है। तो एक वातावरण शुरू से इस आधार पर बनने के बाद, और जहां कहीं भी हम गए, मैंने उल्लेख किया, हर जगह लोग मीटिंग तो हो जाती है, मीटिंग में जिनको जो करना होता वो कहते हैं, लेकिन मीटिंग के पहले या बाद में जो इनफॉर्मल डिस्कशन होता था उसमें लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, भाई उसको ठीक कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आएंगे। तो खैर 1 साल के बाद से कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात अब नहीं करता है। स्टेट में भी हम इतना घूम रहे हैं। अभी विकास यात्रा के दौरान जो पहली रात हम जहां थे वो चंपारण में पतिलार, और पतिलार में रात की बात छोड़ दीजिए, दिन में भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था 3 साल पहले जाने का। और उस विकास यात्रा को कवर करने वाले हमारे जो पत्रकार मित्र वहां गए थे, तो वो उसके बगल में गांव था रतवन, वहां रात में लोग चले गए। वहां इन लोगों ने खुद जो सुना और जाना, तो उन लोगों ने मुझसे भी शेयर किया, और पता नहीं यहाँ उन लोगों ने ये बात नहीं बताई होगी, लेकिन कितने संदर्भ दूसरा होगा। अगर आप सुनिए तो आपको ये जानकर खुशी होगी, कहीं के भी रहने वाले, कि साहब जहां दिन में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां अब ये वातावरण है कि अब उन चीजों को लोग भूल चुके। जैसे हमारी सरकार बनी 2006 के जनवरी में
हमारा एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ और उसमें हमने ऐलान किया कि जो एक्सट्रीमिस्ट बेल्ट है वहाँ हम आपकी सरकार आपके द्वार करके एकदम बिल्कुल सैचुरेट करें। अगर वहाँ कोई काम करने जा रहा है उसको कोई तंग न करे, सिक्योरिटी कवर होगा, लेकिन उसमें कंप्लीट हम सैचुरेट करें। अगर घर बनना है, इंदिरा आवास बनना है तो सेंट्रल कोटा जितना है वो ठीक है, वो बाकी राज्य सरकार पैसा लगाकर उसको सैचुरेट करेगी। सड़क का, स्कूल का, अस्पताल का, एग्रीकल्चर का, बिजली का, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब की स्कीम बना करके हमने वहाँ लॉन्च किया। और उस गांव के बारे में सीपीआई माओइस्ट के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर वहाँ के रहने वाले, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जहानाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जाना मुश्किल था, कोई जा नहीं सकता था, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। और सब कुछ जो एक तय कार्यक्रम के मुताबिक एक समय सीमा में पूरा हुआ। तो लोगों में ये मैसेज गया, अन्य जगहों पर भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हम 67 पंचायत में उसको कर रहे हैं। तो एक सिंबोलिज्म वो था हमारी सरकार बनने के बाद कि साहब हम वहां जाएंगे और जो कारण है एक्सट्रीमिज्म की ओर लोगों के जाने का, हम सीधे वहीं उसको टैकल करने की कोशिश करें। वहां शुरू किया। और यहाँ दूसरा उदाहरण था ये पतिलार, जहां दिन में कोई नहीं जा सकता था। वहां रात में पता नहीं कितने दूर से लोग आए और काफी ठंड, शीतलहरी, कोल्ड वेव था। और उस समय रात में 11 बजे तक लोग बैठ रहे हैं, हजारों लोग, लिटरली 5000 प्लस, उससे कम का सवाल ही नहीं है। और वो सारे मीडिया के लोग थे। तो ये माहौल में जो बदलाव हुआ, तो एक वातावरण बना है बिहार में। अब इसकी चर्चा बाकी चीजें में, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, फिर हमारा रहा कि साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, इस पर में बिहार पीछे, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे न्यूट्रिशन ले लीजिए, चाहे हेल्थ केयर ले लीजिए, आप सैनिटेशन ले लीजिए, किसी भी चीज को आप लीजिए तो उसमें बिहार काफी पीछे था। तो फिर इसको हमने एक प्रायोरिटी कंसर्न के रूप में लिया और उसके चलते स्कूल खोले गए, टीचर्स की का अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ हुआ। और 3 साल में ये नतीजा तो आया ही है कि अभी प्रथम की जो रिपोर्ट है, असर नाम से वो जारी करते हैं डिफरेंट स्टेट के लिए, तो बिहार का जो चैप्टर है उसमें ये बात थी कि 25 लाख लोग स्कूलों के बाहर थे 2005 में, अब वो 10 लाख से कम। तो ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। और हमारे अपने आंकड़े यही कहते थे। और इसका उल्लेख हमने ये इंडिपेंडेंस डे के अपने स्पीच में किया था कि 25 लाख से वो 10 लाख पर आए। और जनवरी में रिपोर्ट आती है इस साल, और उनके मुताबिक 10 लाख से भी कम है। तो उसमें हो, हेल्थ केयर में हो, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलते नहीं थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हमारा चलने लगा, अभी उसके नीचे हम नहीं जा पाए। टू वेरी फ्रैंक, हेल्थ सब सेंटर हम नहीं ठीक कर पाए। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, पैसे की कमी नहीं। हम हेल्थ सब सेंटर बनाने के लिए भी सैंक्शन कर चुके हैं पैसे का, लेकिन अब डॉक्टर नहीं। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जितना सैंक्शन सीट स्ट्रेंथ था उसको भी पिछले 15 साल से घटा दिया गया। अपने आप लोगों ने कम कर दिया, उतने लड़के पढ़ते नहीं पढ़े। अब आज उसका सीट बढ़ाने के लिए हमको काफी कोशिश करनी पड़ रही। और एमसीआई कभी कहेगा कि ये नहीं है, तो कभी कहेगा ये पूरा नहीं है। यानी वो हमारा था पहले से, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया फुल्ली। एनीवे, समस्या हमारे पास, अगर हम हैंडीकैप थे उस मामले में, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स मिल नहीं रहे हैं, इसके चलते हम हेल्थ सब सेंटर तक नहीं जा पाए। तो शायद फ्री मेडिसिन, सारे जरूरी मेडिसिन, इंडोर आउटडोर सबको मुफ्त मिलते हैं। कोई आउटडोर पेशेंट आता है, दिखलाता, उसको दवा मिलती है। इंडोर पेशेंट्स को मिलती है जरूरत की दवाएं। अब ये कोई नहीं होता है कि यहाँ एक स्लिप दिया जाता है कि ये दवाएं बाहर से लें। तो इतना कोशिश इसलिए है कि
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम इंक्लूड करें। अब एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत कम होती थी, हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट बढ़ा। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसमें 18% था, अब नेशनल एवरेज के पास पहुंच गया 53%। पल्स पोलियो कैंपेन, इफेक्टिव पल्स पोलियो कैंपेन, तो ये सब चीजों के जरिए। और फिर सैनिटेशन के मामले में जो टॉयलेट्स बनाने के लिए बीपीएल फैमिली की स्कीम है, हमारे स्टेट में हमने एपीएल फैमिली के लिए भी बनाया, और उनको अभी तो 1500 का सब्सिडी देते हैं, अब 500 रुपये और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का पूरा कॉस्ट 2500 है। और ये महिलाओं के लिए कितना जरूरी है, देहात में आप में से बहुत लोगों को ये बात जरूर जानकारी होगी। हमारे गांव में औरतें मॉर्निंग के पहले जाएंगी या इवनिंग होने तक का, अंधेरा तक का इंतजार करना पड़ता है। क्या उनकी स्थिति है? नई घरों में शादी होती है, शादी के मौसम में कई प्रकार का खान पान, अगर पेट गड़बड़ी है, कहीं वो गई अपने ससुराल, क्या हालत होती है। कई घटनाएं घटी हैं हम लोग के। तो इन चीजों पर ध्यान दिया गया है और कोशिश है मैक्रो लेवल पर रोड, अब कोई पूछे हरिवंश जी को कहेंगे, प्रभात खबर को नए तेवर में छापा है, तो एक दिन आप जरा रोड रोलर की गिनती कर कि कितने रोड रोलर उतरे हुए। भाई सड़कें कितनी बन रही है, एक मापने का ये भी तरीका है। चारों तरफ से अपने फील्ड से सर्वे करा करके पूछ लीजिए कितना रोड रोलर काम कर रहा है, और पहले कितना रोड रोलर था, तो आपको पता चल जाएगा कितना काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कहने सुनने की बात है ही नहीं, ये कुछ आंकड़े ऐसे आप निकाल करके, हम आंकड़े देंगे तो छोड़िए, हमारे तो सरकारी आंकड़े, हम तो चाहेंगे कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे प्रथम एजुकेशन पर रिपोर्ट जारी करता, वैसे कोई एक अखबार इंफ्रास्ट्रक्चर को पकड़ ले, कोई एक अखबार अगर हेल्थ केयर को, किसी एक चीज को वो स्पेशलाइज कर ले मीडिया, तो हम समझते हैं कि उसका पॉजिटिव और उसकी डेफिशिएंसी दोनों सामने आएगी। अब आज हम विकास यात्रा में घूम रहे हैं तो हम लोगों को कहते हैं पक्ष में मत बोलिए, खिलाफ में कुछ बोल रहा है तो बोलिए, तो बातें सामने आती है। तो मैक्रो लेवल पर हमने कुछ सोचकर काम किया, माइक्रो लेवल पर क्या स्थिति है ये जानने का मौका मिलता है। और जब तक हम माइक्रो लेवल पर जानेंगे नहीं तो ठीक कब होगा। और ये कोई कहे कि आप, ऐसा है कि आप नहीं जानते थे, तो ये सब तो जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करना। भाई जो बात सामने आ रही है इस रूप में कौन कह सकता है कि साहब इतना एम्पावरमेंट के बाद, पंचायतों को अधिकार देने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्या हालात है। तो अगर नीचे वो हालात है तो उसको सुधारना है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ ऊपरी लेवल पर नहीं, और मैं नहीं समझता हूं कहीं कोई इतना माइक्रो लेवल पर गवर्नेंस में गया है। हमारा काम ही नहीं है, हमारा तो जो काम है कर ही नहीं, उसकी तो कोई शिकायत करता नहीं। ये तो माइक्रो लेवल पर गए जो पंचायतों को विषय ट्रांसफर करें, चाहे वो भी ठीक हो जाए। तो रियल सेंस में बिहार में बेसिक जो प्रॉब्लम था मेरी समझ से गवर्नेंस का, और हमसे 22 नवंबर को रिजल्ट्स आए तो उसी रात किसी पत्रकार ने पूछा आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, तो मैंने कहा था गवर्नेंस। कहा दूसरी प्रायोरिटी क्या है, तो हमने कहा गवर्नेंस। कहा तीसरी प्रायोरिटी क्या है, तो हमने कहा गवर्नेंस। इसी को ध्यान में रखिए। तो हम तो उसको ध्यान में लेकर चल रहे हैं, मैक्रो लेवल पर किया, माइक्रो लेवल पर भी कोशिश कर रहे हैं। और बिहार के कंटेक्स्ट में जो कुछ भी संभव है हम लोग तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूँगा, जो सबसे पॉजिटिव है वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं, वो लोगों के खाते में। लोगों का अब मन बन गया। ये बिहार के लोग जो बाहर अपमानित होते हैं, तो ये लोगों ने एक चैलेंज के रूप में अपने लिया। और देखिए बिहार में जो लोगों के खाते में बात है, उनके क्रेडिट में, वो यही है कि कल कास्ट की बात होती थी, आज डेवलपमेंट की बात होती है। तो ये इतना बड़ा चेंज है कि अकेले यह अपने आप में बिहार को बदल कर रख देगा। और बिहार बदलेगा तो देश के लिए वो काफी बढ़िया नाम करेगा दुनिया में। तो आप लोग सब बैठे हुए हैं, आपने लिखा है रिकवरी एंड ग्रोथ, तो
ये तो आप लोगों की भाषा है, रिकवर किए, शौक से रिकवर किए, ये तो आपके जज करने कीजिए, ये तो आप लोग बैरोमीटर, तो वो तो जज आप लोग कीजिए। लेकिन मुझको तो बिहार का भविष्य हमको तो ठीक दिखता, उज्जवल, और लोगों में जो एक इंथ्यूजियाज्म है, लोगों में जो उत्साह है, वो सबसे अधिक तारीफ कीजिए। इसलिए हमको तो लग रहा है कि बिहार का अच्छा हो, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा डेमोग्राफिक प्रेशर बावजूद। हाँ, लेकिन मुझको एक बात अब लग रही है कि सूनर द बेटर, वो है पॉपुलेशन के बारे में जो चिंता है हमारे यहाँ, उसके बारे में थोड़ी कम चिंता है। जो पढ़ लिख रहे हैं उनको समझ में आ। तो 2 महिलाएं खड़ा हुई, एक ने कहा कि 5 बच्चे, एक ने कहा 7 बच्चे, और गरीबी। तो वो एक ऐसा विषय है जिस पर हमने पहले से ही अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा, साहब कि अब इसको कीजिए। और जो टीवी एंटोनी, जिन्होंने तमिलनाडु में 80s में किया शुरू, वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं, तो उस पर जाएंगे। मैंने यूं ही एक आइडिया के तौर पर इसको शेयर किया। लेकिन सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हमारे यहाँ, विमेन एम्पावरमेंट, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन, खास करके बैकवर्ड क्लासेज में, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज हमारे यहाँ, वो सरकारी भाषा में एनेक्सर 1 जो लिस्ट है बैकवर्ड क्लासेज का, उसका एनेक्सर 1 में जो जातियां हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, तो उनमें हम देख रहे हैं। और दूसरा महादलित, शेड्यूल कास्ट में मार्जिनलाइज सेक्शन 6% लिटरेसी, यू कांट इमेजिन। हमने महादलित आयोग बनाया और उन्होंने जो पहली रिपोर्ट दी है, अपनी इंटरनल रिपोर्ट, उसमें ये बात सामने आई है। तो महादलित में हम देख रहे हैं कि काफी एक जोश आ रहा है, उत्साह आ रहा है, चूंकि उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं। तो विमेन और इस प्रकार के तबके और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो हमारे बिहार में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत लोगों को आमतौर पर लगता है कि भाई हमारा पार्टनर बीजेपी है तो लोग सामने में होंगे, लेकिन ठीक इसके उल्टा है। बिहार में एक नई चीज हो रही है, कोई इन सब चीजों के लिए कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन ये खुद आपके एनालिसिस की चीज है कि कितना उनके मन में भरोसा है गवर्नमेंट के प्रति। ये अपने आप में जतलाता है कि हमारा जो संकल्प है कि ग्रोथ विद जस्टिस के रास्ते पर चलेंगे, तो सभी कम्युनिटी के लोगों का विश्वास है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी का, और उनके लिए काम हो रहा है। या जो भी कह लीजिए, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, बिहार इतना हम जरूर कहेंगे, और लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। सबसे बड़ी बात, पहले का जो फ्रेम था उसको लोग भूल करके नए फ्रेम में जा चुके हैं, और यही सबसे बड़ी बात। बाकी तो लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहे। आज हम हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और था, लेकिन बेसिक चीज है जो सोचने का फ्रेम है, नजरिया, वो अगर बदल जाए तो फिर तो एक रास्ते पर गाड़ी बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों को कितना हम बोल करें, lots of people are dependent on the success. May I just introduce Krish Chalmers? He's the deputy head of the DFID India, and the DFID has taken a lot of initiative in organizing this workshop because they feel that it's important to get across these ideas of governance. Women's Feature Service has been working on development issues for 30 years, and the issues that you talked about, sanitation, women, we are doing in a very systematic way. And exactly the problems, the intimate problems of women
that they had to suffer. I'm glad you have articulated it in the public domain because these are not talked about. Now, I wanted to ask you if you would be open to questions because there are lots of journalists amongst us and they would like to ask. But limited question. So we can set a time. Somewhere to reach by 5 o'clock. So we have about 20 minutes, I think, 20 minutes of question answers. Not So, that much. लोग एस्पायर कर रहे हैं, लोगों की इच्छा है कि डेवलपमेंट हो, इसलिए हम तो शुरू से मानते हैं। रही बात पर्सनल पॉलिटिकल ट्रेजेडी की, तो उसके बहुत कारण हो सकते हैं। अब एक्चुअली आपको पता चलेगा पॉपुलर सपोर्ट। पहले तो डाइवर्ट टू दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बेसिक चीज है कि हमारा पूरा विश्वास, I firmly believe that there is direct link between development and vote. If you work for development, you will get votes. जी आपका ये विकास भी फीडबैक मिला है। आपका जो इंस्टीट्यूशनल जो चीज है जैसे पंचायत है वो काम कर रही है या जितने भी स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है? देखिए, इसका दो पक्ष है। एक तो काम तो जरूर कर रही है, लेकिन एक उनके ओरिएंटेशन की भी जरूरत है। बिल्कुल नई चीज है, इतना ज्यादा पंचायतों के माध्यम से काम। अब दो एस्पेक्ट है, काम कर रही है नहीं कर रही। 2007 में फ्लड आया, फिर 2008 में लिमिटेड एरिया में कोसी ट्रेजेडी। तो जो रिलीफ के डिस्ट्रीब्यूशन में आफ्टर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सहयोग लिया गया। तो 2007 में कैसे काम किया? हम अनेक जगहों पर खुद गए रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर। तो जो गांव की लेडी मुखिया बैठी हुई थी और बैठी हुई मेहनत कर रही, लिस्ट है वो रहा, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, और किसी ने उसमें लीकेज की शिकायत ये हुई कि हमारा नाम छूट गया। दैट इज डिफरेंट। क्योंकि इंटाइटलमेंट फैमिली पर है, इसलिए हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसको एक फैमिली मान लिया जाए। दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, वो डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। लेकिन ये कोई आपको कहता हुआ नहीं मिलेगा कि साहब हमको 100 केजी मिलना था, उसकी जगह पर हमको 80 केजी मिला या 90 केजी मिला या 95 केजी मिला। तो एक तरफ तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी में, क्राइसिस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारी और स्कीम्स हैं उसमें कई तरह की शिकायतें, तो उसमें चेक एंड बैलेंस का उपाय करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, ये हम नहीं चाहते। अभी हमारा कुछ और जगहों का हम सुन ले, देख ले, फिर कौन फैक्टर है, कैसे इसको ठीक किया सकता है। कोई भी चीज को ठीक करने में समस्या नहीं है, माइक्रो लेवल पर गड़बड़ी है। अब कल ही एक जगह के बारे में सवेरे सवेरे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट बगल के गांव में गए, हमने कह दिया था कि आप बोली जी बात हो गई थी। वो गया और वहां डायरेक्ट उसने कहा कि साहब हमको इंदिरा आवास में 6,500 रुपया घूस देना पड़ा कमीशन। उसने स्टेटमेंट वगैरह सब ले लिया, किसने किसको दिया ये सारी बात हो गई, और आकर उसने हमको रिपोर्ट किया। तुरंत FIR रजिस्टर हुआ। तो उससे उसको लॉजिकल कंसिक्वेंस तक ले जाना। दूसरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को देखना कि साहब कोई गुंजाइश ही न रहे। हमारी कोशिश हमेशा होती है कि गुंजाइश खत्म कर दीजिए, इंडिविजुअल कोई हो सकते हैं। और तीसरी बात है कि एक बड़ी विचित्र बात है, सोसाइटी में चलन भी है, अगर उसको गौर से देखिए तो लगता है कि एक लोगों के मन में मान्यता है कि कोई काम है तो कुछ देना ही पड़ता है। अब इस माइंडसेट को भी बदलना है। तो आप लोग देखते होंगे हम जगह ब जगह कहते हैं कि भाई 1 पैसा मत दीजिए। तो कई चीजों का मिक्सचर। लेकिन हाँ, हमारी भूमिका जहां है वहां तो हम चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करेंगे। अगर लिस्ट के बारे में चारों तरफ से ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके बारे में। अब बताइए, होता ये है नीचे के लेवल पर कि हम लोगों ने जो गाइडलाइन बनाया उसमें जो कंप्लेंट्स थे BPL के बारे में, लिस्ट के बारे में, तो कंप्लेन इनवाइट किया और उसको एग्जामिन करने के लिए भेजा एक कमिटी। और कमिटी में
जो उनके नियरेस्ट ट्राइबल थे चुनाव में मुखिया के, यानी चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत, उनको, वार्ड मेंबर और उसके नियरेस्ट ट्राइबल को, फिर पंचायत समिति का यानी सेकंड लेवल का जो होता है, ब्लॉक लेवल का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत समिति के मेंबर को और उनके साथ जो नियरेस्ट ट्राइबल थे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा ये जाता है कि बाकी लोग रुचि भी नहीं लेते। तो समस्या ये होती है कि अवेयरनेस की भी कमी, जिस समय कोई काम होता है उस समय। और दूसरा एक हमको ये प्रॉब्लम दिख रहा है, ये जो फैमिली इंटाइटलमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई स्कीमें, मैंने इसको रेज किया, इसको फैमिली इंटाइटलमेंट को गौर करिए। जैसे रिलीफ देना तो एक फैमिली पर देना, किरासन तेल, बिजली नहीं है तो किरासन तेल पर लोग डिपेंडेंट है, तो वो भी फैमिली पर, जो राशन है, फूड ग्रेन है, वो भी फैमिली पर। तो नतीजा क्या होता है कि फैमिली यूनिट लाभदायक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती क्या है कि बिहार में फैमिली साइज 6.16 का, 2000 में उन्होंने एक प्रोजेक्शन किया था, यानी 2001 सेंसस बेस्ड भी नहीं है, उन्होंने एक प्रोजेक्शन किया और उसके आधार पर यह माना कि एवरेज फैमिली साइज बिहार में 6.16 है। हमने पिछली बार जब उसका रिवीजन कराया तो एवरेज फैमिली साइज 4.38 आ गई। और अभी हालत ये है कि वी हैव रिसीव्ड 56 लाख कंप्लेंट। 1,40,00,000 फैमिली हैं 2001 सेंसस पर, और रूरल एरिया में 1,98,00,000 फैमिली हो गए रिवीजन के बाद, और 56 लाख कंप्लेन। उसको अगर जोड़ दीजिए तो सेंसस में जितनी फैमिली, जस्ट डबल फैमिली हो गई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटाइटलमेंट मानती है फैमिली और वही साइज। तो जो प्रॉब्लम है इसको लेकर, एक मांग और सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप रहता है, दैट लीड्स टू करप्शन। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि 100 लोगों को मिलना है और 85 के लिए है उपलब्धता, तो फिर तो वो बढ़ता है। तो आप जो देख रहे हैं ये माइक्रो लेवल पर, ये मत भ्रम के शिकार हो जाइएगा कि कोई एक सरकार के बूते की बात है ये सारी चीजों को। दूसरा पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है वो ठीक नहीं है। ये जो सर्वे हुआ और लिस्ट भी जो बनाया गया 13 या डिस्ट्रिक्ट, अब साहब बड़ा ध्रुव है, कपड़ों पर तो इस पर तो उस पर, कई चीजों को मिला करके वो है। और फिर कोई ऑब्जेक्टिवली, हम में से बैठे हुए 15 लोग हैं, अगर 15 गांव में चले जाएं और उसको भरना शुरू करेंगे तो हम ही 15 तरह से भर देंगे उसको। तो एक सेमी लिटरेट जो आपके एम्प्लॉई है या दूसरे लोग हैं, वो उसका आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और वो सही होगा, ये मानना गलत है। लेकिन हम लोगों से पूछ रहे हैं, उपाय बताइए कैसे किया जाए उसको। तो शायद वहीं से आपको ये आवाज आ जाए जो बड़ा परफेक्ट उपाय निकले। हम लोग भी इस पर काफी मंथन करते रहते हैं, इसका क्या किया जाए। तो कुल मिलाकर के काफी अच्छा एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद लोगों को कह रहे हैं सामने आइए, और आप भी मौजूद हैं, तो बहुत ही एक इन्फॉर्म है ना। आफ्टर ऑल जो मैक्रो लेवल पर पॉलिसी मेकिंग होती है, तो ऐसी केसेस को स्टडी करके एक राय उभरती है, उसके आधार पर वो पॉलिसी बनाते हैं। तो हमने तो इसलिए किया है कि भाई लोगों को भी फायदा। नीतीश जी, लोकसभा चुनाव जीतने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटजी बनाने से चुनाव थोड़ी आदमी जीतता है, पब्लिक वोट करेगी तो जीतेंगे। हमारा एक ही है कि फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन होगा हर हालत में। स्टेट की मशीनरी फेयर इलेक्शन कराने में लगेगी। लेकिन उसमें एक बीजेपी फैक्टर और एडवाणी फैक्टर, जिसके सिलसिले में आपने कुछ कहा भी, बीच में सफाई भी दी, लेकिन क्या लगता है कि आपकी डेवलपमेंट पर वो बीजेपी और एडवाणी फैक्टर डोमिनेट तो नहीं हो जाए? आप चुनाव के समय चुनाव की बात देखी जाएगी, अभी क्या करना है। कस्बे बहुत ठीक है, मेरा चुनाव निशान भी ठीक ही है। और हमारे सामने जो है वो तो लालटेन वाले हैं, उसमें ऊपर शीशा होता है, तीर जब लगेगा तो शीशा फूट जाएगा। तो हमारे पास है तीर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा उससे नहीं बचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री,
आपकी इस विकास यात्रा में अगर सबसे ज्यादा या सबसे डोमिनेट चीज देखिए, एक तो सरकार के पास निगरानी का जो तंत्र है उसको काफी हमने मजबूत किया है और शायद पिछले 25 साल में कुल मिलाकर जितने ट्रैप केसेस नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा एक साल में ट्रैप कराए गए लोग, और उनकी योजना हमारी यही है कि इनका भी स्पीडी ट्रायल कराएं। तो जैसे क्रिमिनल्स के सामने बात आ गई कि भाई क्राइम के बाद तो सजा होगी, तो वैसे करप्ट लोगों को भी लग जाए कि उनको तो पनिशमेंट होगा, कन्विक्शन तो उनका होगा। एक तो ये है। दूसरा, लोगों का सहयोग। अब देखिए, ट्रैप का की तो सीमा है। अगर कोई ऑफिस में बैठ करके या किसी जगह पर वो घूस ले रहा है तभी तो कोई खबर देगा और ट्रैप किया जाएगा। उसके आगे लोग जा रहे हैं। जब इतने लोग ट्रैप हो रहे हैं तो फिर पर्दे पर आए बगैर या कागज पर कुछ किए बगैर करेंगे या कर रहे हैं, तो उसके लिए तो लोगों का सहयोग, हमने लोगों का सहयोग मांगा। हमने कहा कि हम उनको इनाम दें, तो इसके चलते कुछ सूचनाएं मिलेंगी, जिसमें पक्की सूचनाएं होंगी पकड़े जाए। और तीसरा, हर चीज को एक टारगेट के साथ मानना। अगर मान लीजिए कि आपको ये कागज खिसकाना है, आप क्यों अपने पास रखे हो? तो हमने निगरानी विभाग को ये भी कहा कि निगरानी का काम ये नहीं है कि कोई घटना घट जाए उसको देखना, आप घटना न घटे। भाई, अगर किसी के कागज को आप 1 महीने तक रोके रखिएगा तो वो आदमी समझेगा कि हमारा काम नहीं हो रहा, फिर आपसे उसको कोई मतलब नहीं है, अपने कागज को बढ़वाने के लिए 100 रुपया देगा, मजबूर हो गए भाई इसको दे दो 100 रुपया, काम हमारा नुकसान हो रहा है। ये भी चलता था। हमने कहा ये भी देखिए, जगह जगह जाकर के देख लीजिए इनके पास इतने दिनों से क्यों पेंडिंग कोई भी काम है। तो एक नहीं, बहुत तरह से उसको अटैक कर रहे हैं। और लास्टली आपको हम एक बात बता दें कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला है, इसके बारे में एक कानून ला रहे हैं कि जो भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में जिन पर चार्जशीट हो जाएगा उनके प्रॉपर्टी को स्टेट कन्फिस्केट करेगा, और इसके लिए हम कानून इसी सत्र में ला रहे हैं। कोर्ट का परमिशन लेके उनको कन्फिस्केट कर दिया जाएगा और ट्रायल कंक्लूड हो एक टाइम फ्रेम। ये दोनों बातों को लेकर के हम ला रहे हैं, और यही तरीका है, दूसरा क्या हो सकता है। और बाकी तो घूस लेना देना दोनों अपराध है, तो खूब प्रचार हम लोग करवा रहे हैं। तो हर तरह से साइकोलॉजिकल, लीगल, मास में इसको ले जा करके। अब ऐसा थोड़ी है, अब जब लोग सामने कह रहे हैं तो एक वातावरण तो बन रहा है। अब वही गड़बड़ करेगा जो मान लेगा कि भाई हम गड़बड़ करेंगे पकड़े जाएंगे, तो देखा जाएगा। अब ये सोच करके नहीं हम पकड़ाएंगे थोड़ी, चलो कर लो, यानी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। तो ऐसे लोग तो रहेंगे समाज में, सब दिन रहेंगे। चाणक्य ने भी लिखा है अपने सरकारी कर्मचारियों के बारे में, कोई ऐसी बात नहीं है कोई पहली बार हम लोग जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने पहली बार शेयर किया कि जब आपने खुद से गुंडों को देखा, हमारे आगे आगे चल रहे थे, मेरी तरफ नहीं थे, वो आगे आगे चल रहे, इसलिए गाड़ी धीमे धीमे चल रही। एक पल के लिए ही सही, जैसा कि आप लोगों के साथ होता है कि वो डर उसके अंदर में समा जाता है, क्या आपको उस समय में थोड़ी देर के लिए सही, सेकंड्स के लिए सही आपको डर लगा? अरे वो तो हमारे साथ जो ड्राइवर और वो था उससे पूछिए ना, कम से कम हमने कहा कि चलाओ गाड़ी, क्या है इसको। लेकिन जरूर हमको लगा, और ये तो इतना डिटर्मिनेशन के साथ ये सब सारी बातें हो रही है। और पहला जो चुना हमने कि ये खुद देखा भैया, आमतौर पर तो हम लोगों का प्रोग्राम रहता है, पहले से मालूम रहता है, वहां से थोड़ी गड़बड़ी होती थी, पहले भी नहीं होती थी। अगर किसी इलाके में हम लोग हैं, कहीं भाषण देने जा रहे हैं या जनसंपर्क में है, तो मालूम है, तो वहां थोड़ी कोई गड़बड़ी करने वाला आता है। तो तजुर्बा तो वही होना चाहिए ना। तो देख लिया हमने तजुर्बा की क्या आतंक के साए में लोग जी रहे हैं, यानी लोगों को हिम्मत दें कि इसको हॉर्न दे। और कोई बिहार सरकार की गाड़ी थोड़ी थी, रेलवे वाले भाड़े पर जो गाड़ी रखते थे उस पर भेजते थे। मुख्यमंत्री जी, आपने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही बड़े जोर शोर से, उनको पूरा देखिए तो आपको आनंद आएगा। नहीं तो क्या ऐसा प्रश्न पूछने के बजाय आप आनंदित होइएगा, उसी में आपको उत्तर मिलेगा। तो क्या पार्टी हम आग्रह करेंगे, हमारे मित्र हैं, उनका पूरा फुटेज आपको दे दें
और नहीं तो हम आपका पता ले लेंगे, कोई पार्टी को भेज देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि अरे इतने के बाद भी आप क्या मानते हैं? आप पूरा देख लीजिए ना, हमने जो कहा तो आपको अच्छा लगेगा सुन करके। ट्रस्ट गवर्नेंस है, इसको अगर टोटलिटी में देखिए तो वो एक बहुत बड़ा काम है। और ये पूरी हमारी जो यात्रा है उसी का एक पक्ष है। लोगों का अधिक से अधिक सहयोग मिले, लोगों के प्रति शासन जिम्मेवार हो, जवाबदेह हो, हर लेवल पर जिनको अधिकार मिला है वो उनके प्रति जवाबदेह हो। ये जब सब कुछ आप देखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती यही लगती है कि इसको नीचे के लेवल पर करते हैं। हमारे मन में तो एक सपना देखते हैं और एक को चुनौती मानते हैं। जिस दिन हमारे गरीब आदमी को किरासन पे जो भी उसका एंटाइटलमेंट है वो मिल गया, या फूड ग्रेन का जो कोटा है वो मिल गया, समझिए कि ये माइक्रो लेवल पर भी गवर्नेंस ठीक हो गया। अगर कोई एक इंडिकेटर है, हम अपने अधिकारियों को भी कह चुके हैं, यही है हमारा इसको मापने का। और वो जब तक नहीं होगा तब तक हमारी बेचैनी, मन की बेचैनी रहेगी। बेचैनी कोई मतलब किसी के भय की बेचैनी नहीं, चुनाव की बेचैनी नहीं, अपने मन की, अंतर मन की बेचैनी नहीं, जो कि हमने वो संकल्प किया। और एक बाई द वे एक बात कह दी हमने, सपना भी देखते हैं वही कि बिहार कृषि प्रधान है। अब यहाँ की पैदा हुई चीज देश के हर किचन में पहुंच जाए, ये दो लिंक है, गरीब आदमी के लिए गवर्नेंस और एक बिहार का जो कोर कॉम्पिटेंस है। हमारे लोग तो पहुंच गए बगैर किसी के सहयोग के, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के जरिए उनको सपोर्ट देगी तो और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। लोग तो पहुंच गए लेकिन हमारी चीज पहुंच जाए, वो सपना देखते हैं। और जो इंटाइटलमेंट है वो लोगों को नीचे के लेवल पर अगर जिस दिन मिल गया उस दिन हम मान लिए कि कारगर। वैसे ऊपर के लेवल पर जो चीजें करनी है उसको लेकर ज्यादा शिकायत नहीं, उसको लेकर ज्यादा शिकायत। Watching your progress wherever we are, like you were saying, everyone looks at Bihar to understand India. It's also because they want to understand India better. So I think you should also see it as a compliment to Bihar. Get back and have a cup of tea with us, please. चिंता करने की जरूरत लालू जी क्या बोलते हैं उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस लोगों ने लेकिन लालू जी नीचे जो आज अखबार में हमने देखा कि 90,000 करोड़ उन्होंने कहा कि उसका हमने शिलान्यास कर दिया। तो लालू जी का जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट है वो रेलवे में तो लगाए नहीं, तो बड़े भाई का पैसा लेकर के मतलब छोटा भाई स्टेट में लगा दिया है, यही समझ लीजिए। और बाकी अभी जो रेल बजट सो कॉल्ड इंट्रीम पेश करते हुए कोई हमको बता रहा था कि एक शेर पढ़े, और उन्होंने कहा कि रेलवे हाथी था उसको हमने चीता बना दिया। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि चीता विलुप्त प्राणी है, हिंदुस्तान में चीता अब है नहीं, एक्सटिंक्ट है स्पेसीज। तो जैसे चीता एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, वैसे ही कहीं ये रेलवे को तो विलुप्त नहीं कर रहे, ऐसा शेर पड़े हाथी से चीता बनाने का। तो आगाह आप लोगों को कर देना जरूरी है। तो क्या इनको पता भी नहीं रहता है कि रेलवे बजट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है? क्या लेना देना, ये सब काम में बिजी है वो। रेलवे तो अपने हिसाब से चल रहा है, अगर छोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया चलेगा। एक सवाल पूछा गया था उनसे कि 1 महीने पहले उन्होंने बोला था कि 1 महीने बाद हम बताएंगे कि यूपीए का प्रधानमंत्री कौन होगा। कल उनसे पूछा गया तो वो कहे कि अभी एक्सटेंशन दे दीजिए, टिकट बंटवारे के बाद बोलेंगे। ये क्या उनके मन में चल रहा है कि किस तरीके से इस लोगों नहीं। बिहार में सीट है 40 और यूपीए में 2-3 प्रधानमंत्री बनकर घूम रहे हैं। सीट कितना मिलेगा? आप दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 270 से ज़्यादा का समर्थन, तो इसी में सब प्रधानमंत्री बनते रहते हैं, एक दूसरे को
इसको कहिए झांसा देने के लिए इनका चलता रहता है। और मन में ख्याली पुलाव का ख्याल रखने में कौन रोके हुए? ये सब ख्याली पुलाव है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इनको बनाएंगे। सीट कितनी है, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे लोग, कितना सीट लड़ेंगे? आपस में मारामारी अभी है। और लालू जी एक्सपर्ट हैं, रामविलास जी को पहले भी प्रधानमंत्री बनवा चुके। रामविलास जी लालू जी को प्रधानमंत्री बना चुके, इसे मालूम है कि नहीं आपको? जब दोनों एक ही पार्टी में थे तो पासवान जी की हालत थी खराब, तो लालू जी को प्रधानमंत्री बनाने लगे। आज जैसे ही रिजल्ट आ गया वैसे ही खुद क्लेमेंट हो गए, तो वैसे ही लालू जी। अरे रेल मंत्री तो बनने ही नहीं दिए, प्रधानमंत्री बनवा देंगे। वो टीटीएम बोल रहे थे तो हमने कहा टीटीएस कर रहे, तो एक ही चीज को 3 जगह ले जाइएगा।